किसान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो हम आपके लिए बहुत सारी विषयों पे जानकारी लेकर आते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको जानकारी देते हैं, लेकिन आज के क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम प्रगतिशील किसानों से बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ दो ऐसे किसान हैं जो कि बाकी किसानों के लिए आदर्श किसानों के जैसे साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीमित जगह पे कुछ ऐसा काम किया है जिससे खेती को लाभ का व्यवसाय बना दिया है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो किसान हैं यहाँ पे, प्रगतिशील किसान कहना ज़्यादा उचित होगा। हमारे पहले किसान हैं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी, जो कि ककरुआ गाँव से हैं, दतिया से। और साथ ही हमारे दूसरे किसान यहाँ पर हैं ब्रजेंद्र बघेल जी, जो कि ग्राम महगांव रायसेन से है। स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत। जी धन्यवाद। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि आप प्रगतिशील किसान हैं, तो ब्रजेंद्र जी आपसे शुरुआत करेंगे। आप ये बताइए कि आपने अपनी सीमित जगह पर क्या कुछ किया है। सर्वप्रथम हमारा जैविक खेती के लिए सबसे रुझान केवीके के प्रशिक्षण के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसमें सबसे प्रथम हमने जीवामृत, घनामृत और नीमास्तम का प्रयोग किया है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हमारे लिए रासायनिक खादों की। चूँकि रासायनिक खादों की निर्भरता हम कैसे कम करें और लागत को कम कैसे करें, इसके लिए सबसे अति आवश्यक रूप से हमें जैविक खेती के लिए और बढ़ना होगा। इसमें मूल रूप से हमें हमारे द्वारा 8 वर्मी कंपोस्ट तैयार किए गए हैं, जिनमें लगभग हर 3 माह में हमें 70 से 80 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद प्राप्त होती है। इसके बाद में हम फसलों के लिए छिड़काव के लिए भी जीवामृत का प्रयोग करते हैं। कीटनाशकों को नियंत्रण के लिए भी हम जीवामृत का निश्चित 15 लीटर में 1 लीटर का घोल के साथ छिड़काव करते हैं। दूसरा, हम अति कीट नियंत्रण के लिए मिट्टी का भी स्प्रे इसमें करते हैं। चूँकि जीवामृत के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, इससे हमारी लागत कम होगी। किसानी में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार लागत को कम करें। बिल्कुल। तो हमें ब्रजेंद्र जी ने बताया है, जो कि ग्राम महगांव रायसेन से हैं, इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से ये जैविक खेती का उपयोग करते हैं, जिससे कि इनकी खेती जो है वो इनके लिए तो लाभ का व्यवसाय बन चुकी है, और कैसे कैसे इन्होंने ये तब्दीली की है ये हम हमारे आज के अंक में जानते रहेंगे। फिलहाल हम हमारे दूसरे किसान से जान लेते हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी हैं, दतिया से, ग्राम ककरुआ गाँव से। आप बताइए कि आप अपने सीमित क्षेत्र में क्या क्या करते हैं। हम जैसे सर गेहूं भी उगाते हैं, धान भी उगाते हैं और सब्जियां भी लगाते हैं। तो सब्जियां उगाने में जैसे हमको जैविक खेती करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कीटनाशक लगती है जी, तो कीटनाशक के लिए हमने एक अग्नि अस्त्र बनाया है गौमूत्र से, और वो अग्नि अस्त्र को छिड़काव कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, कभी कीटनाशक सवाल ही नहीं उठता है। और जो जैसे हम रासायनिक दवाइयाँ छिड़कते हैं तो उनसे नुकसान होता है सब्जियों के लिए, तो इसलिए हमने अग्नि अस्त्र बनाया है सर। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि आपने जैविक खेती में अग्नि अस्त्र का उपयोग किया है। बिल्कुल। अग्नि अस्त्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कीटनाशक सबसे जरूरी होते हैं। कीट लग जाते हैं तो पूरी मेहनत किसान की बर्बाद हो जाती है। अब इसमें आप हमें ये बताइए, जैसे आपने बताया अग्नि अस्त्र किस प्रकार से विशेष हो जाता है। अग्नि अस्त्र ऐसे जैसे नीम, लहसुन, जी तो अपन जैसे सब्जियां भी बनाते हैं तो मिर्ची और लहसुन तो हर एक सब्जी में गिरता है। तो हमने अग्नि अस्त्र इसलिए बनाता है, जो कीटनाशक होता है तो मिर्ची आँख में उसकी लगती है तो उससे भाग जाता है, और जो लहसुन है तो लहसुन उस पर गिरता है तो उसको चिपक की वैसी लगती है। और गौमूत्र डालते हैं तो उससे भी चिन्हमिनाहट लगती है, तो वो आता ही नहीं, काफ़ी दूर भाग जाता है। क्या बात है। तो इस प्रकार से अग्नि अस्त्र का आप उपयोग करते हैं। हाँ। और छोटे छोटे कीट तो छोड़िए, बड़े बड़े भी, हाँ, बड़े भी वो कीट होते हैं, वो भी भाग जाती हैं। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी ने ना खुद सारे एक्सपेरिमेंट कर करके सारी चीज़ें देखी हैं और इसके साथ ही उन्होंने किया है। ब्रजेंद्र जी आप बताइए कि जैसे इन्होंने बताया है कि अग्नि अस्त्र का उपयोग करते हैं, तो आप भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए या
कुछ अपनी फसल की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपयोग करते हैं? इसमें मूल रूप से मैं तो मेरे विगत 3 वर्षों से अपनी खेत की जो नरवाई रहती है उसमें आग लगाना बंद कर दिया है। और मैं इस किसान भाइयों से भी यही निवेदन करूंगा कि खेती की जो अपशिष्ट हैं उनमें आग ना लगाएं। बिल्कुल। दूसरा, इसके बाद में हर 3 वर्ष में प्रति एक पूरी कुल जमीन का 1/3 हिस्से में हरी खाद तैयार करता हूँ। पिछले वर्ष मैंने सन लगाया था, इस बार ढेंचा लगाया था, ताकि खेत में कार्बन की मात्रा बनी रहे। किसी भी जमीन में भूमि की उर्वरक क्षमता उसकी कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में हमारी भूमि में कार्बन की मात्रा कम होने के कारण पैदावार में गिरावट आती है। तो इससे हरी खाद तैयार करने से उत्पादन बराबर बनता रहता है, जैसा रासायनिक की अपेक्षा। ब्रजेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आप किसानों को ये कहना चाहते हैं कि आप अपशिष्ट मत जलाइए। जी, बिल्कुल। उसकी जगह पे फिर आप क्या करते हैं? मैं विगत 3 वर्षों से नरवाई में आग नहीं लगा रहा हूँ। रोटोवीटर के माध्यम से, अन्य संसाधनों के माध्यम से मिट्टी में उसको मिला देता हूँ। इसके बाद में जैसे मूंग की फसल है या मक्का की फसल बोने के बाद में वो पानी के कारण उसी में सड़ जाती है। सड़ने के बाद में वो खाद का काम करती है और भूमि में उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। और मिट्टी में नरव अपशिष्टों में आग लगाने से जो हमारे कृषि के जो सूक्ष्म मित्र हैं, कण हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसके हमें आप देखने में आ रहा है कि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं वायुमंडलीय वातावरण को भी ये गर्म करता है। इससे हम किसानों को ज़्यादा नुकसान है। जी, जैसे आप ये बता रहे हैं कि आपने ये सारी चीज़ें की है, क्या इसमें आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए या आपने इसके बारे में पढ़ा? कैसे आपको लगा कि यार ये करने से हमारी फसल को फायदा मिलेगा? इन सभी तथ्यों के बीच में हमें बीच में KVK का, रायसेन का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। और जब भी वहाँ प्रशिक्षण वर्ग संपन्न होते हैं हम उसमें उपस्थिति प्रदान करते हैं। साथ ही इंटरनेट पे और अन्य पुस्तकों के पास में काफ़ी पुस्तकें मैंने संग्रहित की हैं जैविक खेती के संबंध में, ताकि खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। खेती में को लाभ का धंधा बनाने में सबसे मूल जो उद्देश्य है कि लागत को किस तरीके से कम करा जाए। तो हमने कहीं ना कहीं खाद की मात्रा घर से पूर्ति कर ली, कीटनाशकों का नियंत्रण के लिए नीमामस्त्र, अग्निमस्त्र का उपयोग कर लिया, और बाकी और नियंत्रण के लिए हमने मिट्टी का भी स्प्रे करते हैं ताकि कीटनाशक उन पर अटैक ना करें और फसलें सुरक्षित रहें। क्या बात है। लक्ष्मी नारायण जी, आप ये बताइए कि आपकी कितनी जगह है? हमारी 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर है। और उसमें आप क्या क्या कर लेते हैं? हम उसमें सब्जियां भी लगा लेते हैं और खेती भी करते हैं। अच्छा, तो जो सब्जी आप लगाते हैं वो सिर्फ खुद के उपयोग के लिए या आप उनको नहीं, विक्रय भी करते हम हैं? मंडी में बेचते हैं। क्या बात बाजार है। में। और वो ऑर्गेनिक होती है, जैविक होती है सारी? हाँ, जैविक होती हैं सारी। अब जैसे हमारी जो अभी अरबी की तैयारी चल रही है जी। अभी जैसे तुरैया लगी थी तो हमने रोनीटर क्या है कि जैसे तुरैया की बेल नहीं काट पाता है तो हैरो को हम चलवा देते हैं। हैरो से इतने इतने टुकड़े हो जाते हैं और वो सारी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो भी खाद बन जाती है। तो उसके हिसाब से हैरो से हम बढ़िया खेत बना के अब उसमें अरबी की तैयारी कर रहे हैं, जिसे घुइयाँ बोलते हैं। अरबी लगाएंगे और बस वही अग्नियास्त्र का उपयोग करेंगे, नीमास्त्र का। क्या बात है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या आप भी कुछ अलग से उपयोग करते हैं? हाँ, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जैसे हमारे बिरचंद भाई ने बताया है कि हम तो सन बोते हैं जी, और वो बखर देते हैं और बस इसके बाद काम चालू हो जाता है। हम रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए और अंतराल के बाद भी हमारी चर्चा जो है वो जारी रहने वाली है हमारे प्रगतिशील किसानों से। आप बने रहिए और देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया,
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में आज हमारे साथ दो प्रगतिशील किसान हैं। लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी हैं जो कि ग्राम ककरुआ से हैं, दतिया से, और साथ ही हमारे साथ ब्रजेंद्र बघेल जी हैं जो कि ग्राम महगांव रायसेन से हैं। तो ये हमारे आज के प्रगतिशील किसान हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और हमें एक एक करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके छोटी सी जगह पे, सीमित जगह पे ही हमारी कृषि को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं। ब्रजेंद्र जी वापस आपके पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ये चीज़ की शुरुआत करी तो कैसे आपको लगा कि यार मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, क्योंकि जैविक में जब जाते हैं तो किसान भाई ये कहते हैं कि जब शुरू करते हैं तो थोड़ा नुकसान होता है या उतना उपार्जन नहीं मिल पाता है। ये बात तो सत्य है, क्योंकि हमारी जो भूमि है वो निरंतर रासायनिक खाद देने के कारण उसी की, कहने का मतलब है आदि शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, वो उसी की आदि हो गई है। तो हमको शुरुआत में 1-2 वर्ष थोड़ा उत्पादन कम आएगा, लेकिन जब हम निरंतर जीवामृत और रासायनिक वर्मी कंपोस्ट खाद का अपन निरंतर अगर उपयोग करते रहेंगे तो 3-4 वर्षों में मतलब निरंतर बढ़ोतरी होगी और एक समय ऐसा आएगा कि रासायनिक से भी ज़्यादा हम निश्चित तौर पर उत्पादन में आगे पहुंच जाएंगे। बस इसके लिए थोड़ा, और ये मेरे मन में इसलिए आया कि निरंतर रासायनिक खादों के उपयोग से जो उत्पादित माल है उसकी क्वांटिटी में प्रभाव हो रहा है। यानी रासायनिक हमने छिड़काव करा, वो पूर्ण रूप से सब्जियों के साथ गई, वो खाने में हमारे साथ उपयोग में आई। कहीं ना कहीं बच्चों और कई बीमारियों का, आज आप कैंसर जैसे रोगों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो जो जहर है वो हमारे शरीर में पहुंच रहा है। इसको हमको रोकथाम के लिए सिर्फ एक ही हम देसी जैविक खेती कर सकते हैं, और जीवामृत का उपयोग बहुत लाभकारी है। मैंने स्वयं 3 साल से प्रयोग कर रहा हूँ और जिस किसान को भी देखना है, मैंने बिल्कुल पूर्ण रूप से गेहूं में, इस बार मैंने गेहूं की देसी वैरायटी जिसे बोलते हैं बंसी लगाया था, काफी अच्छा उत्पादन है। बंसी के बारे में आप जब आपने जिक्र किया है तो थोड़ा और बताइए कि कैसे आपने किया इसका? बंसी गेहूं जो हमारा बहुत पुराने जो गेहूं थे, बंसी गेहूं है, उसका हम उत्पादन कर रहे हैं। इस बार हमने 1 एकड़ में लगाया था, आगामी वर्ष में हम इसको 9-10 एकड़ में पहुंचाएंगे। इसकी ये विशेषता होती है कि ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है और ग्लूकोन की मात्रा कम होती है। तो कुल मिलाकर जब जो चीज़ पेट में आसानी से पच जाएगी तो इससे सीधा है कि आपको कोई किसी प्रकार के रोग प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब तो ये एक प्रोटीन युक्त, बिल्कुल हाँ प्रोटीन युक्त है और ऐसी देसी वैरायटी है जो कि बाकी जो गेहूं है उनसे अलग है। लक्ष्मी नारायण जी बहुत जोर से इस पे हाँ कर रहे हैं, आप इसमें क्या जैसे 40 साल पहले रासायनिक खाद डालते भी नहीं थे सर कोई जी। 40 साल पहले थोड़े थोड़े किसान डालते थे कभी, और जो बड़ी खेती वाले हैं तो वो डाल लेते थे। और आज के यहाँ तो हमने देखा है कि हर जगह रासायनिक खाद चलती है, और रासायनिक खाद जो आप सभी देख रहे हैं कि तमाम की बीमारियां किसी के पेट में गए, सब्जियां भी रासायनिक से उगाई जा रही हैं। तो इसलिए जैविक की तैयारी की कि जैसे अपन, ठीक है हमारे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है किसी किसान भाई के पास, तो छोटा सा गड्ढा बना लो, गड्ढे में कचरा डाल दो, और कचरा डाल के वो अच्छा बढ़िया खाद बन जाता है। पानी भर के उसमें 1-4 माह के अंदर बढ़िया जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा, और उससे सब्जियां भी उगा सकते हैं। और जैसे हमारे भाई ने बताया ब्रजेंद्र ने कि गेहूं बंसी, तो वास्तव में पहले गेहूं बंसी ही बोया जाता 40 साल पहले। अच्छा। और उसको खाने में भी बढ़िया टेस्ट रहता था। क्या बात है। अच्छा लक्ष्मी नारायण जी, आप एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें करते हैं, आप मछली पालन भी करते हैं, मुर्गी मछली पालन भी एक तरीके से समन्वित खेती आप करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार से, जैसे आपने अगर मछली पालन किया है तो वो किस प्रकार से बाकी की खेती में उपयोग की जा सकती है? वैसे पहले मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए कि इसमें हमारा मछली रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो मिट्टी परीक्षण करा के और उसी के ऊपर मछली पालन के ऊपर मुर्गी पालन बना दीजिए, जितना आप बड़ा बनाना चाहो, जैसा किसान हो। और उसी हिसाब से जैसे आप देसी मुर्गी भी उसमें रख सकते हैं, कड़कनाथ भी रख सकते हैं, और उनके जो पोर्शन होते हैं अलग अलग बना दीजिए। क्योंकि आज की मार्केट में देसी अंडे को बहुत अच्छा मांग कर रहे हैं लोग खाने में। और जैसे जो चेपरो वाली है चंडीगढ़ से नस्ल, और जो झाबुआ वाली नस्ल कड़कनाथ वैरायटी, वो देसी मुर्गियां भी हमारे आसपास क्षेत्र में मिलती हैं ज़्यादा करके।
तो वो देसी मुर्गी की ज़्यादा मांग करते हैं, तो किसान भाई हमारे बना सकते हैं। और अपन को जैसे करना चाहिए किसान भाइयों कि खेती में जैसे और कोई भी अपने पास सर्विस बिजनेसमैन है नहीं, तो अब परिवार बढ़ चुके हैं तो मुर्गी पालन करना चाहिए, मछली पालन करना चाहिए, डेली फार्म भी करना चाहिए। तो हमारी तो यही सोच है कि अपने हमारे किसान भाई सब कुछ करें थोड़ा थोड़ा। क्या बात है। अच्छा, एक अजोला के बारे में भी आप बता रहे थे, अजोला के फायदे क्या क्या होते हैं और आप किस प्रकार से लगाते हैं? एजोला के फायदे ये होते हैं कि जैसे जैव रोग अपन ने थोड़ा धान में डाल दिया, अब जितना बड़ा करो तो पूरे में डाल सकते हैं, और जैसे थोड़ा ही किया तो पूरे में हो जाएगा, वो बड़ा किया तो पूरे में फिर दिक्कत आती है। तो जैव रोग का काम हमारा एजोला करता है। गाय भैंस को खिलाते हैं तो उससे काफ़ी दूध निकलता है, और मुर्गियों को अगर अपन जैसे डालते हैं तो उसमें 25% दाना बचता है। ये बताइए लक्ष्मी जी कि जब आप ये सारा प्रशिक्षण करते हैं तो क्या आप इसका प्रशिक्षण लेते हैं या आप खुद ही स्वयं कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं? तिया हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है जी, वहाँ से हम सलाह लेके और सारी चीज़ें करते रहे। अब 3-4 साल से 16 से हम बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम अब खुद में कर लेते हैं, और जो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर हैं उन्होंने हमको ये सलाह दी। और पहले हमने ये देखा कि हमारे दादाजी जब बोनी करने जाते थे तो पंसारी की दुकान से वो 5 रुपए की हींग लाते थे मात्र। वो 5 रुपए की हींग से हम अपनी 1 हेक्टर की बोनी कर लेते थे। उनने उसको घोला एक कटोरे में या डिब्बे में और डाल दिया उस पर, और उसको गड्ढ कर दिया, बोनी कर दी। उससे ना तो कोई दीमक लगती थी और बढ़िया फसल आती थी। ब्रजेंद्र जी, आप ये बताइए कि आज के समय में हमारे किसान जो होते हैं वो पारंपरिक रूप से ही चलते हैं। जी जी। एक समय होता है, पहले रबी करेंगे, खरीफ करेंगे, एक ही तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन अब मौसम बहुत परिवर्तित होने लगा है। अभी हमने देखा कि भाई अप्रैल में भी खूब बारिश हुई है। जी, जी, तो क्या आपको भी बाकी किसानों की तरह ये सारी मौसम के प्रभाव पड़ते हैं? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि संपूर्ण रकबे में ना करके कुल 1/3 अगर देखा जाए तो मिश्रित खेती अनिवार्य है, क्योंकि प्रकृति की मार सहन करने की क्षमता, एक फसल किसी प्रकार से प्रभावित हुई तो दूसरी फसल का उत्पादन आ जाता है। तो मिश्रित खेती का लाभ यही है, कभी कभी प्रकृति किसी के अनुकूल नहीं रहती, किसी बार रोगों की अलग से अटैक आ जाता है, लेकिन हर फसल पे नहीं आता है। अगर हम मिश्रित खेती करेंगे तो हमारे जीवन यापन की जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति है वो निरंतर चलती रहेगी। बाकी खरीफ और रबी की फसलों में कभी बाढ़ में आ जाती है, कभी आंधी तूफान में आड़ी हो जाती है, तो इससे नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। मिश्रित खेती में नुकसान होने की संभावना, नुकसान तो होता है लेकिन अगली फसल से उसकी पूर्ति भरपाई हो जाती है। अच्छा, मिश्रित खेती में आप किस किस फसल का उपयोग करते हैं? मैं तो मूल रूप से मक्का और मूंग का मिश्रित खेती में उपयोग करता हूँ। बाकी तो रबी के टाइम पे धान, खरीफ के समय पे धान, हाँ, और रबी के समय पे गेहूं, और बीज के समय में मक्का और मूंग। तो अभी इस समय मक्का और मूंग लगी हुई है। आज के इस अंक में हमारे साथ 2 प्रगतिशील किसान थे, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी जो कि ग्राम ककरुआ दतिया से थे, और ब्रजेंद्र बघेल जी थे जो कि ग्राम महगांव रायसेन से थे। और ये दोनों ही प्रगतिशील किसान इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने सीमित जगह का उपयोग करके समन्वित और मिश्रित खेती करके अपनी खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया है, और सारी जानकारी हमारे किसानों के साथ साझा की जिससे कि आप भी इससे कुछ अर्जित कर सकें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए, किसानों के लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा की। किसान भाइयों, समय हो चला है यहाँ पे कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। किसानों की खुशी प्रेरणादायक, केरल पहुंचा मानसून, खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य घोषित, 148 लाख हेक्टेयर में बोई जाएंगी खरीफ फसलें, और खरीफ के लिए खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। और चलिए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों की खुशी सरकार को नए उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री डीडी न्यूज़ के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें किसान खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि करने के मंत्रिमंडल के हाल के निर्णय का स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, किसान भाई बहनों की यही खुशी तो है जो हमें उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 1 हफ्ते बाद भारत पहुंच गया।
मौसम विभाग ने मानसून के केरल आने की घोषणा कर दी है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंच जाता है। इस साल मानसून पिछले 4 साल में सबसे देरी से केरल पहुंचा है। पश्चिम मानसून सीजन के पहले 8 दिनों में देश भर में कुल बारिश सामान्य से करीब 60% कम हुई। मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर के शेष हिस्सों, मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, पूरे लक्षद्वीप, केरल के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र के बाकी हिस्सों, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम, मध्य एवं उत्तर पूर्व में कुछ और हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून शीघ्र ही मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, केरल के बाकी हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ और भागों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम, मध्य एवं उत्तर पूर्व में कुछ और क्षेत्रों में तथा पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में पहुंच जाएगा। खरीफ सत्र 2023-24 के लिए घोषित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5 से 10% की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 143 रुपये क्विंटल बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। सोयाबीन के समर्थन मूल्य में 300 रुपये क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4600 रुपये क्विंटल हो गया है। सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10% बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 2023-24 के फसल वर्ष के लिए खरीफ की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सामान्य ग्रेड के धान का MSP 143 रुपये बढ़ाकर 2040 रुपये से 2183 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ए ग्रेड के धान का MSP 163 रुपये बढ़ाकर 2203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 10.4% की वृद्धि मूंग में की गई है। मूंग का MSP अब 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। पिछले साल यह 7,755 रुपये प्रति क्विंटल था। ज्वार की MSP 3,180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। कपास का MSP भी लंबे स्टेपल वैरायटी के लिए 10% से ज़्यादा बढ़ाया गया है। सोयाबीन और सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6.95% और 5.63% की बढ़ोतरी की गई है। मौसम विभाग की इस वर्ष सामान्य मानसून की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश किसान कल्याण विभाग ने खरीफ फसलों की बुआई का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 148 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोई जाएंगी। सबसे अधिक 53 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बुआई का लक्ष्य रखा गया है। धान का बुआई गत वर्ष की तरह 34,50,000 हेक्टेयर में करने की तैयारी है। मक्का की बुआई 16 लाख हेक्टेयर में की जाएगी। प्रमुख दलहनी फसल अरहर 5 लाख हेक्टेयर, मूंग 2 लाख हेक्टेयर एवं उड़द की बुआई 16 लाख हेक्टेयर में प्रस्तावित है। कपास पिछले साल की भांति 6.25 लाख हेक्टेयर में बोई जाएगी। मूंगफली को 5 लाख हेक्टेयर में बोए जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। ज्वार की बुआई 2 लाख हेक्टेयर और बाजरा 3.5 लाख हेक्टेयर में प्रस्तावित है। कोदो कुटकी की बुआई 2 लाख हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। तिल की बुआई 4 लाख हेक्टेयर में प्रस्तावित है। किसान कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिलेगा। डिफॉल्टर किसानों का ब्याज सरकार ने माफ कर दिया है। अब उन्हें भी सोसाइटी से खाद मिल सकेगी। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत प्रदान करते हुए 11.5 लाख डिफॉल्टर किसानों का 2,129 करोड़ रुपए का ऋण ब्याज माफ कर दिया है। अब किसानों को समितियों से ऋण पर खाद मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को 267 रुपए में यूरिया और 1,350 रुपए प्रति बोरी में DAP खाद मिलेगी। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये हमारा अंक था खबरें खेती का और आज के कृषि दर्शन में हमने बहुत सारी जानकारियां जानी हैं। हमारे 2 प्रगतिशील किसान थे और उन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर करके उन्होंने जो रिजल्ट्स अर्जित किए हैं वो हमारे किसानों के साथ साझा किए हैं और उम्मीद है कि आपको भी इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।